नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल जतन इन होम एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन। हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा को लक्ष्य रखकर वन लाइनर के रूप में सिलेबस का बिंदुवार विवरण विषय सामग्री के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है हमारी मेहनत आप सभी की उम्मीदों पर खरी उतर रही होगी। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली सल्तनत को आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिंदुवार देखेंगे। तो आइए मित्रों, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण किताबों पर आधारित हमारी पाठ्य सामग्री वन लाइनर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हुई थी। चौगान उस समय कहा जाता था पोलो को। आजकल हम चौगान का नाम क्या पाते हैं? पोलो। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श महत्वपूर्ण उपाधि है मित्रों। लाख बख्श अर्थात लाखों में दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और उन्होंने अपनी राजधानी भी किसे बनाया? लाहौर को ही बनाया था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के समय भारतीय सल्तनत में मलिक और सिपहसालार इन 2 पदों की हैसियत से कार्य किया था। चौथा बिंदु यह है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। हमें यह याद रखना होगा कि यह वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था पूर्व मध्य काल में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि सल्तनत काल में जो राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त थी वो थी फारसी भाषा। फारसी भाषा को सल्तनत कालीन शासकों ने अपनी राजकीय भाषा बनाई थी। छठा नंबर का बिंदु है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है और इस वंश के शासकों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया था। आपके लिए यह सन महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। इसकी व्याख्या को हम देखें तो गुलाम वंश को यामिनी, इलबरी, इसके अलावा मामलूक वंशों के नाम से भी हम जानते हैं इतिहास में। गुलाम वंश के ही एक महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 माना गया है। और इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और यह तुर्किस्तान का एक इलबरी तुर्क था और इसका पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो वो है उत्तर प्रदेश के बदायूं का। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुलाम चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा भी कह देते हैं, इस दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और मैं आपको यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि इस दल का गठन इल्तुतमिश ने इसीलिए किया था ताकि प्रारंभिक जो दिल्ली सल्तनत थी उसको सुदृढ़ किया जा सके। अब किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सके? तो जो अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, जो प्रभावशाली वर्ग थे, उन वर्गों के लोगों को इल्तुतमिश ने सल्तनत में पद बांटकर सत्ता का सुख प्रदान करके उनके दुष्प्रभावों से बचाया। अर्थात सत्ता का सुख उनसे साझा किया जिससे कि वो अनावश्यक रूप से सल्तनत को नुकसान ना पहुंचा पाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण है कि 1229 में बगदाद में जो खलीफा था, मुस्लिम धर्म का राजनीतिक और धार्मिक गुरु था, उससे इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत का एक प्रमाण पत्र लिया। उसने सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया। अगला बिंदु है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के भी इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी।
इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली की ओर स्थानांतरित किया, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय भी हम इल्तुतमिश को देते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में ही अपनी पुत्री रजिया को सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही इल्तुतमिश के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया था। रजिया ने अबिसीनिया निवासी याकूत को अमीर ए आखुर अर्थात जो घुड़शाला है, जो अश्वशाला है, उसका प्रधान नियुक्त किया था। और यही रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका बनी थी। अगले बिंदु में हम देखें तो रजिया को अपदस्थ करके तुर्क सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। अगले तथ्य की बात करें तो नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन आगे सल्तनत में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण शासक बन जाता है, इसीलिए उसको उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई, यह हमारे लिए तथ्य महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने यहां पर इसको शामिल किया है। गयासुद्दीन बलबन इलबरी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था और रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल को बलबन ने समाप्त किया था। मित्रों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसे हम कंठस्थ रखेंगे। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने ही लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। मध्यकालीन भारत में किसी शासक के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नीति दी गई थी कि लोहे और रक्त की नीति, और वो किसके द्वारा दी गई? सल्तनतकालीन शासक, सल्तनतकालीन गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा। और बलबन ने ही कहा था कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, अर्थात सुल्तान जिल्ले इलाही उसने अपने आप को घोषित किया। व्याख्या की बात करें तो बलबन ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया, कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और स्वयं बलबन दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। इन सभी धार्मिक क्रियाओं को अपनाने से उसने सल्तनत को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। अगला बिंदु है बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने खुद को अफरेसियाब वंशज का बताया ताकि अपनी पवित्रता को बनाया रखा जा सके। और इस गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन ट्यूमस। मित्रों, सल्तनत काल में अगला जो महत्वपूर्ण वंश है वो है खिलजी वंश और उसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक भारत में रहता है। खिलजी वंश की स्थापना को हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया जो कि दिल्ली के पास। 26 नंबर का तथ्य हमारे सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशस्प था। ये तथा यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशस्प। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा और उन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित लाल महल में कराया और इस लाल महल का निर्माण गुलाम वंशीय शासक बलबन के द्वारा करवाया गया था। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की। साथियों, 28वें नंबर का बिंदु है कि मलिक काफूर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खरीदा गया था, उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। व्याख्या में हम देखते हैं कि गुजरात अभियान में नुसरत खान ने हिंदू हिंजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था और इसीलिए हम उसे 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर ने सेनापति रहते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मथुरा की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन के विजय अभियानों की बात करें तो अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था और मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन को अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था। अगला बिंदु है कि आर्थिक मामलों से संबंधित दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसी के साथ सल्तनत काल में सर्वप्रथम
डाक व्यवस्था की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। स्थायी सेना, दाग और महली सैनिकों को नगद वेतन इत्यादि सभी सैन्य सुधार सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। बाजार नियंत्रण की पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अगला बिंदु है कि हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही दक्षिणी भारत का पहला सैन्य आक्रमण देवगिरी पर पाते हैं 1307। 1308 में मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल पर विजय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्राप्त की गई और उसमें उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त। सिकंदर सानी अर्थात सिकंदर के समान दूसरा सिकंदर जिसे कहा गया वो था अलाउद्दीन खिलजी। बचपन में जहां उसका नाम अली गुरशास्प था, वहीं उसने राजा बनने के बाद सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली। राज्याभिषेक जहां बलबन के लाल महल में हुआ, वहीं 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के शासक हमीर देव को हराया और रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार किया। 1303 में चित्तौड़ के गुहिल शासक रावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसका नाम खिजराबाद रखा। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्तौड़ पर जहां अधिकार किया वहीं रणथंबोर पर भी उसने अधिकार किया। साथ ही 1308 में सिवाना के शासक शीतल देव चौहान को हराकर भी उसने सिवाना का दुर्ग जीता और 1311 में कानड़ देव चौहान को हराकर जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का अध्यक्ष दीवाने रियासत कहलाता था और अलाउद्दीन के शासनकाल की मुख्य व्यवस्था उसकी बाजार व्यवस्था ही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था सैनिकों को लाभ पहुंचाना। इस खाद्यान्न बाजार का अध्यक्ष शहनाहे मंडी था और अलाउद्दीन ने इस बाजार व्यवस्था में ही राशनिंग की व्यवस्था भी लागू की। तो हम देखते हैं कि जहां बलबन ने एक और राजनीतिक दृष्टि से सल्तनत को सुदृढ़ किया, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल राजनीतिक दृष्टि से अपितु आर्थिक दृष्टि से भी सल्तनत को मजबूत किया। अगला बिंदु है 37वें बिंदु के रूप में कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया और उसे दीवाने मुस्तखराज नाम प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने भूमि की पैमाइश अर्थात नाप जोप करवाकर लगान की वसूली की। इससे वास्तविक लगान शासन को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कृषि भूमि की पैमाइश कराकर उपज का 50% खिराज अर्थात भू राजस्व निर्धारित किया। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की सफलता में और उसकी शासन व्यवस्था के संचालन में 4 सेना नायकों जैसे उलुग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर और जफर खां का महत्वपूर्ण योगदान था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और अत्याचारी शासक कहा है। 41वां बिंदु है कि अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां प्रदान की। अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी अलाउद्दीन के दरबार की शोभा थे। 42वें बिंदु में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यास्मीन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल मोमिनी और सिकंदर सानी जैसी उपाधियां धारण की। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। अलाई दरवाजा, 1000 सितून महल जिसे 1000 खंबा महल भी कहते हैं, इत्यादि अनेक इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। अगले महत्वपूर्ण वंश की बात करें तो वो था तुगलक वंश, जिसकी अवधि 1320 से 1414 ईस्वी थी और इस वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक सल्तनत पर राज करता है और शाह गाजी के नाम से वह सिंहासन पर बैठता है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने अपने शासनकाल में 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया और इन्होंने अपने सिक्कों पर गाजी शब्द का प्रयोग किया, जो कि पहला भारतीय शासक था जिसने गाजी शब्द का प्रयोग किया। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक चर्चित सल्तनतकालीन शासक है और इसका कार्यकाल हम याद रखेंगे 1325 से 1351 ईस्वी। उलुग जूना खां नाम से मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता पर आसीन हुआ और इसे सबसे बड़ा राज्य प्राप्त करने का गौरव मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल में हासिल हुआ।
मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाएं कुछ इस प्रकार थी, जिसे बर्नी ने सुल्तान की 5 योजनाओं के नाम से वर्णित किया है। पहला है दोआब में कर वृद्धि। गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र था वहां पर टैक्स को इंक्रीज किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ताकि सल्तनत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण काम था दौलताबाद राजधानी को लेकर जाना। 1326 से 27 ईस्वी में दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवगिरी स्थानांतरित की मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी, और उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। यह एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम था कि सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलाए, और 1329 में तांबे के सिक्के चलाकर उसने सोने व चांदी के समान ही उनका मूल्य कर दिया। चौथा और पांचवा महत्वपूर्ण जो उसका प्रयोग था वो था खुरासान और करांजिल का अभियान। इन सभी चारों पांचों योजनाओं को मोहम्मद बिन तुगलक के विफल प्रयोग के रूप में इतिहास में जाना जाता है। अगला बिंदु है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इतिहासकार बर्नी ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। व्याख्या को हम देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक के इतिहास का मुख्य स्रोत जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ है, और इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के काल में की गई थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में राजा बनता है, बाद में सुल्तान बनता है। इसामी, बर्नी और इब्न बतूता ये 3 ऐसे विद्वान थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। 50वां बिंदु है दिल्ली के समीप जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 1333 में 1333 मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इब्न बतूता कहां का निवासी था? मोरक्को का। किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? सफरनामा, जिसे हम रहला भी कहते हैं। और इस पुस्तक की रचना उसने 1353 में मोरक्को में जाकर की थी। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यह काफी महत्वपूर्ण और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 करों, जिसमें पहला था खिराज जो कि भूमि कर था, दूसरा जजिया जो कि गैर मुसलमानों पर लिया जाता था, तीसरा खम्स जो कि युद्ध में लूटे गए माल का 1/5 भाग था, और चौथा था जकात जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और जिसकी दर आय का 40वां भाग निर्धारित था। फिरोज ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति से सिंचाई कर भी लगाया था, जिसे हक ए शर्ब नाम दिया गया था। मित्रों, 53 बिंदु है हमारा आज का कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक की 2 स्तंभों, एक टोपरा खिजराबाद से, दूसरा मेरठ के समीप से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। 2 स्तंभों को लाए, एक टोपरा खिरोजाबाद से और दूसरा मेरठ के समीप से। जौनपुर नगर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने न केवल जौनपुर नगर अपितु हिसार फिरोजा और फिरोजाबाद आदि नगरों की भी स्थापना की थी। हम फिरोज शाह तुगलक को नगरों के निर्माण का श्रेय देते हैं। दीवान ए खेरात एक दान विभाग था जिसकी स्थापना करने का श्रेय भी हम फिरोज तुगलक को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि फिरोज तुगलक के समय ही सर्वाधिक दासों की संख्या थी। दारुल शफा एक खेराती अस्पताल था और इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी। अगला बिंदु है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम फुतुआत फिरोज शाही है। काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इस आत्मकथा की रचना फिरोज तुगलक ने स्वयं ने की थी। फिरोज तुगलक फारसी का विद्वान था और फिरोज के काल में शम्से सिराज अफीफ एक प्रसिद्ध विद्वान था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखना भी उसी के काल में प्रारंभ किया था, जिसे कि कालांतर में अफीफ ने पूरा किया था। बर्नी ने फतवा ए जहांदारी ग्रंथ भी इसी के समय में लिखा था। अगला बिंदु है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नसीरुद्दीन महमूद। इसके शासनकाल में दिसंबर 1398 में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने आक्रमण किया दिल्ली पर और इसी के समय में दिल्ली सल्तनत सिकुड़कर दिल्ली से पालम तक रह गई। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस सल्तनतकालीन शासक के समय में सल्तनत दिल्ली से पालम तक रह गई। सैयद वंश जो कि अगला वंश था, उसका संस्थापक खिज्र खां माना जाता है और इस सैयद वंश का काल हम 1414 से
1751 मानते हैं। और सैयद वंश के इतने महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली अंतिम सैयद सुल्तान आलम शाह की ओर चलते हैं। मुबारक शाह के शासनकाल में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की थी और यह सैयद वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अगला बिंदु है, दिल्ली में पहला अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था और यही लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जो कि 1451 से 1526 तक चलता है। और इसके शासक सिकंदर लोदी ने आगरा नगर का निर्माण 1504 में कराया, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1506 में उसने अपनी राजधानी को भी आगरा स्थानांतरित कर दिया और यहां पर उसने बादलगढ़ का किला बनाया। सिकंदरी गज उसका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि 30 इंच का पैमाना था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो ये 3-4 तथ्य हैं जो कि सिकंदर लोदी के संदर्भ में हमें याद रखना है। आगरा नगर का निर्माण, 30 इंच का पैमाना और गुलरुखी नाम से कविताएं। अगला तथ्य है कि सिकंदर लोदी ने संगीत के ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना की थी और इस लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि खातोली के युद्ध में 1517 में राजस्थान में मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा से पराजित होता है। और इसी इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, पराजित करता है। तो यह हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होता है और इसी के साथ लोदी वंश का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। किताब उल हिंद ग्रंथ के रचयिता अबू रेहान अल बरूनी थे और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इस ग्रंथ की भाषा अरबी मानी गई है। तबकाते नासिरी ग्रंथ के रचयिता मिनहाज उस सिराज है और मिनहाज ने यह कृति गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी की रचना किस सुल्तान शासक को समर्पित की थी, तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो हैं तुगलकनामा, आशिका, एजाज खुसरवी, ख्वाजा उल फुतूह और मिफ्ताह उल फुतूह। हम याद रखेंगे अमीर खुसरो के इन ग्रंथों को, बार बार परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। ऊषा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने बयाना, जो कि भरतपुर में है, वहां पर करवाया था। अतार कीन का दरवाजा भी इल्तुतमिश ने नागौर में बनवाया। राजस्थान के तथ्य हैं, इसलिए इनको यहां पर शामिल किया गया है आपके लिए। मोठ की मस्जिद का निर्माण मियां भुआ ने करवाया था और यह सिकंदर लोदी का वजीर था। मोठ मस्जिद लोदी स्थापत्य का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। हमने पहले भी देख लिया कि बलबन ने लाल महल का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जबकि कुतुब मीनार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, किंतु इसे पूर्ण करवाने का श्रेय हम इल्तुतमिश को देते हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने अजमेर में करवाया। ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने अजमेर में करवाया। बहुत ही ज्यादा याद रखने योग्य तथ्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद राय पिथोरा महरौली अर्थात दिल्ली में स्थित है और यह इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। साथियों, ये हमें सबसे ज्यादा याद रखना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहला उदाहरण है जो कि भारतीय स्थापत्य कला में इंडो इस्लामिक योगदान था। 80 नंबर का बिंदु है कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। कुछ कथन हमने इसलिए डाले हैं कि ये कथन ज्यों के त्यों RBSE अर्थात राजस्थान बोर्ड की किताबों में दिए गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इनसे आपके प्रश्न बनाए जाएंगे। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी नक्षत्र शास्त्र अर्थात नक्षत्र शास्त्र से संबंधित था। फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की है उसे हम फारसी का होमर भी कहते हैं। देवगिरी नगर को हम कुव्वत उल इस्लाम भी कहते हैं। यह वही देवगिरी है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद का नाम देकर अपनी राजधानी बनाया था। पूरी दिल्ली की सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश का नाम तुगलक वंश है मित्रों, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रथम ऐतिहासिक रचना का दर्जा ताजुल मासिर को है, जिसे दिल्ली सल्तनत का हम पहला सरकारी संकलन मानते हैं। वहीं पहले भारतीय मुस्लिम विद्वान अल बरूनी माने जाते हैं और भारत का सादी हम
अमीर हसन सिज्जी को कहते हैं। इब्न बतूता जिसने रहला अथवा सफरनामा की रचना की थी, उसके अनुसार रजिया में एक शासक होने के सारे गुण थे, लेकिन उसका जन्म से नारी होना उसका दुर्गुण माना गया। जैन संत जिन प्रभुसूरी का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से था, वहीं शेख निजामुद्दीन चिश्ती सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी थी, लेकिन वे किसी के दरबार में नहीं गए। हमने सूफी संतों की चर्चा विस्तृत रूप से हमारे भक्ति और सूफी आंदोलन वाले वीडियो में की थी। आप यदि भक्ति और सूफी आंदोलन को गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी SST नाम से प्लेलिस्ट का अवलोकन आप कर सकते हैं। नौरोज जिसका यूज अपनी सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए बलबन ने किया था, वह एक पारसी त्योहार था। जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यह गुलाम वंश के शासक बलबन के शब्द थे। सल्तनत काल में बलबन ने सिजदा और पैबोस अर्थात सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमने की जो प्रथा थी, उसकी शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी के मकबरे की जो पहली और प्रमुख विशेषता थी, वो था इसका अष्टभुजाकार होना। काफी महत्वपूर्ण है। पहला अष्टभुजाकार मकबरा किसका है? सिकंदर लोदी का। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने पहली बार शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी इतना महत्वपूर्ण शासक था कि उसके समय में गुप्तचर अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। दीवान रियासत व्यापार का नियंत्रक, जबकि शहना ए मंडी या फिर दंडाधिकारी बाजार का दरोगा होता था। मुहत्सिब जिसे हम नैतिक अधिकारी या जनसाधारण का रक्षक या नाप तोल का निरीक्षक भी कहते थे। अर्थात कई सारे पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करके सल्तनत को मजबूत करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने बखूबी किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों, जिसे उस समय मुक्त कहा जाता था, उसकी संख्या थी 23। दीवाने बंदगान के नाम से नया विभाग फिरोज तुगलक ने बनाया था। दासों की संख्या में असाधारण 1,80,000 के आसपास फिरोज तुगलक के समय में दास थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी गई। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत केंद्रीय मंत्री परिषद थी। इसी के साथ ही वजीर, जो कि प्रधानमंत्री के समकक्ष था, उसका कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था और इसे वित्त विभाग भी कहते थे। तो इस प्रकार दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवाने रसालात, ये 4 स्तंभ सल्तनत काल के माने गए थे। 101वां नंबर का बिंदु है, इल्तुतमिश ने रणथंबोर को 1226 ईस्वी में जीता। 1223 में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण किया और भिल्ला के दुर्ग को जीतते हुए ग्वालियर और जालौर पर उसका अधिकार हो गया। धन्यवाद मित्रों। दिल्ली सल्तनत का बिंदु आपके समक्ष वन लाइनर के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। अगर आपको किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल के माध्यम से अथवा कमेंट्स में जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जतन इन होम एकेडमी आप सभी का वीडियो देखने के लिए सादर आभार प्रकट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि अधिकाधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। एग्ज़ाम नज़दीक हैं, नवंबर में हमारी परीक्षा की तिथियां आ चुकी है, इसलिए हमें जी तोड़ मेहनत करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। तो आपके अपने चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।